तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि वर्कलोड इन क्लिनिकल साइंस जॉब रोल। ओके, जो क्लिनिकल साइंस जॉब रोल होती है उसमें काम कितना होता है, कितने घंटे काम करना रहता है, एंड आर यू एबल टू बैलेंस योर वर्क एंड लाइफ और नॉट। लेट्स सपोज अगर आप फ्रेशर हो, अगर आप इस रोल को ज्वाइन कर रहे हो, सबसे पहली चीज़ कि सैटरडे संडे ऑफ होता है इस रोल के लिए, जैसे मोस्टली आईटी रोल्स के लिए होता है। शायद ही 1% जो कंपनीज होती हैं वो आपको सैटरडे और संडे ऑफ ना दे। नाउ कमिंग टू अनदर 5 डेज, ये 5 डेज आप कितना टाइम स्पेंड करते हो। तो लेट्स सपोज अगर आपने दिन में 9 या 10 AM को लॉगिन किया एंड लॉगिन करने के बाद मोस्टली 7 PM तक आपका काम या 6 PM तक आपका काम ख़त्म हो जाता है। यहाँ पे जो काम होता है ये अलग तरीके से होता है। अलग तरीके से कैसे होता है, लाइक लेट मी गिव एन एग्जांपल कि जो यहाँ पे काम होता है ना वो प्रोजेक्ट वाइज होता है। लेट सपोज आप किस स्टडी में काम कर रहे हो, आप कितनी स्टडीज़ को हैंडल कर रहे हो, या तो आप कितनी स्टडीज़ में इन्वॉल्व हो। तो एज अ फ्रेशर लेट सपोज आप एक स्टडी में काम कर रहे हो, तो एक स्टडी में आपका जो टाइम जाएगा वो टाइम इनिशियली आपको बहुत ज़्यादा नहीं देना पड़ेगा, लेकिन हाँ इनिशियली स्टडी में बहुत ज़्यादा काम करने में टाइम नहीं जाएगा, बट सीखने में आपका टाइम बहुत ज़्यादा जाएगा। तो एज अ फ्रेशर क्या होता है, आपको ज़्यादा टाइम देना पड़ता है, बट वो ज़्यादा टाइम भी अगेन आप 9 to 6 के अंदर कंसिडर कर सकते हो। 9 बजे से 6 बजे के बीच में आप अच्छे से अगर डेली सीख रहे हो तो आप आराम से कर सकते हो। नाउ कब आपको ज़्यादा टाइम देना पड़ सकता है, ओके, इनिशियल लेवल की बात कर रहे हैं, इनिशियल 1-2 ईयर की, फिर हम एक्सपीरियंस लेवल पे आएंगे। तो ज़्यादा टाइम आपको तब देना पड़ सकता है, लेट सपोज स्टडी की लाइक डिलीवरी है, ओके, 1-2 दिन में उसको सबमिट करना है। तो अगर कोई काम बाकी रह गया, लेट सपोज किसी X पर्सन ने बाकी रखा, उसकी वजह से Y पर्सन का भी काम बाकी है। लेट सपोज आपका जो फाइनल डेटा आपने जनरेट किया है उसका QC हो रहा है, ओके, तो QC हो रहा है तो लेट सपोज टाइम लग सकता है। तो अगर आपने जो डेटा क्रिएट किया है उसका QC होता है, बहुत सारे चेक्स होते हैं उसमें, ठीक है। अगर कल या परसों उस चीज़ को सबमिट करना है और आज फाइनलाइज करने वाले, आज टाइमलाइन है कि आज ये कंप्लीट कर देना है, तो ऐसा हो सकता है कि लास्ट के 1-2 दिन जब सबमिशन आएगा ना तब आपको थोड़ा सा ऐसा महसूस हो सकता है कि थोड़ा सा प्रेशर है। लेकिन अगेन अगर ये पेंडिंग है, तो अगर आपने चीज़ें पहले से कर रखी हैं, आप चीज़ों को पहले से रिव्यू करा रहे हो, तो लास्ट मोमेंट पे इतना प्रेशर नहीं आएगा, बट हाँ फिर भी आएगा। तो सबमिशन के टाइम पे थोड़ा सा प्रेशर आता है। तो क्या है, सबमिशन हर रोज़ होता है? नहीं, हर रोज़ नहीं होता। एक सर्टन डेज़ के बाद जब स्टडी को सबमिट करना होता है तभी ऐसा होता है, ठीक है। एंड सेकेंड चीज़ की डेली आपका जो रूटीन होता है कैसा होता है, तो डेली रूटीन में आपको बहुत ज़्यादा काम नहीं होता। जो आपको टेबल लिस्टिंग या SDM एडम डेटा सेट्स एलोकेट होते हैं आपको वो क्रिएट करने रहते हैं, ठीक है। आपको लेट सपोज कि एलोकेट हुआ है स्टडी में 3 लिस्टिंग, 3 SDM, 3 एडम एंड 3 टेबल्स, आपको ये क्रिएट करने हैं। तो आप उन पे काम करोगे, ठीक है, आप उन पे काम करोगे, देखोगे कि मैं कितना कर पा रहा हूँ, और आपके पास एक टाइमलाइन होगी कि अभी सबमिट नहीं करना होगा, लेकिन इतने दिन के अंदर या इतने आवर्स के अंदर आपको शायद वो चीज़ें कंप्लीट करनी होगी। बट सेम डे आपको ऐसा ज़रूरत नहीं कि लाइक आज आपको मिला तो आज के आज ही सबमिट करना है, ठीक है, ऐसा नहीं होता। आपको टाइम मिलता है तो आप उस चीज़ को, क्योंकि वो एक प्रोसेस होता है, आप भी उस चीज़ को क्रिएट करते हो, QC टीम भी करती है, वेरीफाई होता है, डेटा में भी अपग्रेड आते हैं, ठीक है, कोड में भी कुछ चेंजेस हो सकते हैं। फाइनली जब चीज़ें फाइनलाइज हो जाती हैं, फाइनल डेटा सेट रेडी होता है और आप काम करते हो। एट द एंड ऑफ द डे आप SaaS सॉफ्टवेयर पे काम करते हो, आप डेटा का एनालिसिस करते हो। तो सबसे अच्छी चीज़ यही है कि हाँ इस रोल पे काफ़ी अच्छा ग्रोथ मिलता है, काफ़ी अच्छा पे मिलता है, और वर्क की डाइवर्सिटी काफ़ी अच्छी है। जो आप काम कर रहे हो ना, ये काफ़ी डाइवर्स नॉलेज मिलता है आपको, हर चीज़ का नॉलेज मिलता है, हर स्टडी में जितने भी डॉक्यूमेंट होते हैं उनका एक्सेस मिलता है। वर्क लाइफ बैलेंस बोला जाए, ओवरऑल मैं मेरे एक्सपीरियंस से शेयर करूँ तो देखो, जो भी जॉब्स होती है, मेरा ऐसा मानना है कि जॉब्स में इनिशियल ईयर्स जो होते हैं आपको सीखने में चले जाते हैं। तो मुझे लगता है कि वर्क लाइफ बैलेंस वाला टर्म है ना, ये हम पर डिपेंड करता है कि हम कैसा काम कर रहे हैं। अगर हम अच्छे से काम कर रहे हैं, अगर हम टाइमली काम कर रहे हैं तो चीज़ें बैलेंस रहेंगी। अगर हम सीख नहीं रहे और अगर हम अच्छे से नहीं काम कर रहे टाइम पे, तो चीज़ें अनबैलेंस हो सकती है। ये मेरे एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। तो अगर आप अच्छे से सीख रहे हो चीज़ों को, अच्छे से टाइमली कर रहे हो, क्योंकि क्या होता है कभी कभार आपको काम नहीं होगा तो ऐसा लगेगा आपका, मतलब अगर आप वर्क फ्रॉम होम कर रहे होगे तो आपका दिन ऐसे ही निकल जाएगा, शायद आपने कुछ भी प्रोडक्टिव नहीं किया। लेकिन ऐसा हो सकता है 5-6 दिन बाद सडनली काम आया या सबमिशन का टाइम आया, तब आपका काम बाकी है, आपको फ्रेशर वाइज आपको सीखना चाहिए था, आपने सीखने पे भी ध्यान नहीं दिया। तो ये कुछ सिचुएशंस क्रिएट हो सकती हैं, बट वही है कि उसमें ये बोला जाता है कि आप कंसिस्टेंसी रखो। आपको अगर डेली काम नहीं भी है ज़्यादा तो आप कुछ ना कुछ सीखते रहो,
लर्न करते रहो क्या क्या चीज़ें हैं उनको। ऐसा करने से आप बैलेंस काफ़ी अच्छा बना सकते हो। प्रेशर ज़्यादा कब होगा? जब सबमिशन करना होगा, उसके सिवा प्रेशर उतना ज़्यादा नहीं होता। एंड अगेन मैं सेम चीज़ हर बार बोलता हूँ कि जो काम को एज अ फ्रेशर आपको 8 घंटे लगते हैं, वही काम को एज अ एक्सपीरियंस आपको 4 घंटे लगते हैं, या 3 घंटे या 2 घंटे भी लगते हैं। तो जैसे जैसे आप सीख जाते हो तो आपको आवर्स कम लगने लगता है, और जो अंडरस्टैंडिंग पार्ट होता है ना, वो आपका बेटर होता जाता है। जैसे कि इनिशियल 6 मंथ्स आपको काफ़ी सारी चीज़ें, ऐसे न्यू चीज़ें जानने मिलती हैं। कंपनी के ऑर्गेनाइजेशन के स्ट्रक्चर हो गए, प्रोसेस हो गए, द वे ऑफ वर्किंग हो गया, टेक्निकल डॉक्यूमेंट्स हो गए, ये न्यू चीज़ें आपको फेस करनी पड़ती है। तो आपको हमेशा मतलब प्रोसेस करना पड़ता है, समझने का ट्राई करना पड़ता है कैसे ये चीज़ें हो रही है। बट लेट सपोज 6 मंथ्स बाद या 1 ईयर बाद वो चीज़ें पता चल जाती है, तो वो चीज़ें स्मूथ हो जाती हैं। फिर लेट सपोज 1 ईयर बाद आपको कुछ न्यू चीज़ें सीखने मिल रही है, जानने मिल रही है। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि किसी को भी अच्छे से वो काम सीखने में मिनिमम 1 ईयर लग जाता है। तो इनिशियल 1 ईयर आप लर्निंग को मान लो, डेडिकेशन को मान लो, उसमें भी आप अपना अच्छा खासा वर्क लाइफ बैलेंस कर सकते हो और आपको मिल सकता है। लेकिन एक क्लॉ है कि आप डेली थोड़ा थोड़ा टाइम सीखने पे दो। अगर आपके पास काम भी नहीं हो, आप पे प्रेशर कब क्रिएट हो जाता है? कभी कभार क्या होता है कि कंपनी अपने काम में बिजी होती है, उनके पास जो रिसोर्सेस होते हैं जो ऑलरेडी एक्सपीरियंस वाले होते हैं, क्योंकि आप अभी नए हायर हुए हो, लेकिन जो पहले से काम कर रहे हो उनके लिए तो टाइमलाइन, डेडलाइन चीज़ें चल रही है, राइट? जो मैनेजर्स के लिए भी है, स्टडी चल रही है। तो ऐसा हो सकता है कि इनिशियली आपके पास काम नहीं, आपकी ट्रेनिंग चल रही है, चीज़ें चल रही हैं, फिर प्रोजेक्ट में एनरोल हुए तो आपको छोटी छोटी चीज़ें दी गई, कुछ चीज़ें दी गई, आपने उन पर काम करना स्टार्ट किया, तो आपके पास काम बहुत कम है, कभी कभार काम ना के बराबर है। लेकिन अचानक से कुछ ऐसा आया कि आपको ये 2 चीज़ें एलोकेट कर दी गई, टेबल या लिस्टिंग, और आपने थोड़ा सीखने उखने पे ध्यान नहीं दिया, आपको लगा कि अब मेरे पे अचानक से प्रेशर क्रिएट हो रहा है। तो हाँ, सेल्फ लर्निंग वाली चीज़ रखना, और इनिशियल 1 ईयर मेरा ऐसा मानना है कि सीखने पे ध्यान देना, ठीक है? और आपको इतना टाइम ज़रूर मिल जाएगा, आप अपनी लाइफ एंजॉय करो। अब ये हो गई फ्रेशर लेवल की डिस्कशन, अब जाते हैं एक्सपीरियंस लेवल पे, ठीक है? तो एक्सपीरियंस लेवल पे मेरा ऐसा मानना है, अब यहाँ पे कंपनी टू कंपनी भी डिपेंड करता है कि वो जो पर्टिकुलर मैनेजर हैं उन्होंने रिसोर्सेस कितने रखे हैं उस स्टडी के लिए, उस काम के लिए। तो लेट सपोज अगर मेरे पास 10 काम है, 10 काम के लिए मैंने 1 बंदा रखा है, तो सीधी बात है कि वो 1 बंदे पे प्रेशर आएगा। अगर मेरे पास 10 काम है और मैंने 3 बंदे रखे हैं, तो काम डिवाइड हो जाएगा, राइट? तो बड़ी कंपनी में अक्सर क्या होता है कि उनके पास अच्छे खासे रिसोर्सेस होते हैं, तो उनका काम डिस्ट्रीब्यूटेड रहता है। बट जैसे जैसे आप सीनियर बनते जाते हो ना, तो वैसे वैसे आपको फ्रेशर वाला प्रेशर तो महसूस ही नहीं होता, लेकिन एक अलग तरीके का थोड़ा सा आपको प्रेशर महसूस हो सकता है, वो है रिस्पॉन्सिबिलिटी का। अब आप चीज़ों को कर तो रहे हो, लेकिन अब आप चीज़ों को हैंडल भी कर रहे हो। इट मीन्स आपके अंदर भी एक टीम हो सकती है। लेट्स सपोज 4-5 ईयर्स बाद आपके अंदर भी 3-4 लोग काम कर रहे हैं, आप कुछ जूनियर्स को हैंडल कर रहे हो, आप कुछ सीनियर्स को भी हैंडल कर रहे हो। तब आप पे रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है कि अगर वो कहीं स्टक होते हैं तो उन्हें हेल्प की ज़रूरत पड़ती है, तो आप उन्हें गाइड या हेल्प करते हो। अगेन ये प्रोसेस स्मूथ हो जाता है जब कोई न्यू बैच फ्रेशर की ज्वाइन करती है, तो उन्हें काफ़ी कुछ सिखाना पड़ता है एक इन्वायरमेंट में फ्रेंडली करने के लिए। बट लेट सपोज कोई टीम को सपोर्ट या गाइडेंस की ज़रूरत पड़ती है, तो उन्हें कभी कभार वहाँ पे भी अवेल होना पड़ता है। मोस्टली सीनियर्स को जो क्वेश्चंस आते हैं वो जूनियर्स से आते रहते हैं, हमें ये करना है तो ये कैसे किया जाए, या ये चीज़ कैसे की जाए, ये सारे वाले लेवल के आते रहते हैं। और हाँ, खुद के पास काम अच्छा रहता है, बट अगेन एट द एंड ऑफ द डे अगर आप एक अच्छी कंपनी में हो तो आप अपनी वर्क लाइफ को आराम से बैलेंस कर सकते हो। और मैं हमेशा की तरह एक बात कहता हूँ कि काम तो भाई कहीं पर भी करना है, बिना काम के तो पैसे मिलने नहीं वाले, राइट? बट ये जो रोल है क्लिनिकल रिसर्च इंडस्ट्री में, ये आपको काफ़ी अच्छा पे करता है। एज ए फ्रेशर सोचो आपको 9 या 10 LPA तक आपको पैकेज मिल सकता है। हर कंपनी इतना नहीं पे करती, 9 या 10, ऑन एन एवरेज ये 4 LPA तक या 5 LPA तक भी जाता है। लोअर एंड में ये 3 LPA तक भी जाता है एज ए फ्रेशर, बट हाई एंड में ये 10 LPA तक भी जाता है। और लॉन्ग टाइम में इसका ग्रोथ, स्टेबिलिटी और जो वर्क है वो काफ़ी अच्छा है। लॉन्ग टाइम के मामले में काफ़ी कुछ सीखने भी मिलता है। नाउ कमिंग टू कंक्लूजन कि मेरा सजेशन क्या है इस जॉब रोल के लिए, कि क्या करना चाहिए कि नहीं, तो गाइस बिंदास इस जॉब रोल को कर सकते हो। मुझे ऐसा लगता है कि क्लिनिकल रिसर्च इंडस्ट्री में ये रोल अपने आप में प्रीमियम होता है। वैसे तो देखो, कोई भी काम कर रहा है तो वो काम खराब नहीं होता, कोई भी रोल और डिपार्टमेंट वेस्ट नहीं होता, मतलब वो कुछ रीज़न की वजह से ही एग्जिस्ट करता है, राइट? बट एज पर माई एक्सपीरियंस मैंने देखा है कि ये रोल काफ़ी प्रीमियम है, तो उसके लिए आपको कीमत भी करनी पड़ती है। कीमत अदा यानी आपको अच्छा खासा स्ट्रगल करना पड़ता है। तो जो चीज़ प्रीमियम होती है तो वो आसानी से ऐसे तुरंत नहीं मिलती। आप सोचोगे कि तुरंत मैं सीख के तुरंत ये ले लूँ, डिफिकल्ट वाला पार्ट है। जैसे आपने टारगेट पर बनाया कि 3 महीने में इस जॉब को ले लेना है, तो गाइस वो थोड़ा सा पॉसिबल इम्पॉसिबल वाला सिनेरियो हो जाएगा, क्योंकि इसमें आपको पेशेंस लगता है,
ठीक है, सीखना पड़ता है, मार्केट के भी साइकिल होते हैं, काफ़ी कुछ होता है। एक तो आपने डिसाइड कर लिया कि ये मैं करने वाला हूँ, क्योंकि ये रोल की डिमांड वैसी है और अपने आप में प्रीमियम है, तो आपको पेशेंस अच्छा खासा रखना पड़ता है अपने पास। तो ये रोल की जो भी प्रिपरेशन कर रहा है उनको मैं एक ही चीज़ बोलूँगा कि पेशेंस रखो, एंड पेशेंस के वजह से ही काफ़ी लोग इस जॉब की प्रिपरेशन छोड़ देते हैं। सेकेंड चीज़, आप जहाँ से भी सीख रहे हो एक प्रॉपर एक रोड मैप बना अपने लिए, सीखने से लेके एंड तक जो भी चीज़ें होती हैं। ट्राई करो कि आपके पास गाइडेंस भी हो जहाँ पे भी आप स्टक होते हो, क्योंकि गाइडेंस मैटर करेगा जहाँ पे भी स्टक करोगे। एंड फॉरेन में या वहाँ पे ग्रोथ कैसा रहेगा, मतलब अगर बाहर जाना है तो गाइस अब 3, 4 या 5 ईयर्स बाद आप बाहर जाना चाहो तो ईजिली जा सकते हो। ये किसी भी कंट्री में आप जाओगे तो ये जॉब रोल आपको मिल जाएगा, क्लिनिकल साइंस प्रोग्रामर या स्टैटिस्टिकल प्रोग्रामर। आप किसी भी कंट्री में जाओ, US, UK। एंड जो US जाने का सोच रहे थे, मैं बता दूँ US में तो सबसे ज़्यादा ये बोलते हैं कि क्लिनिकल साइंस की काफ़ी जॉब है, काफ़ी अच्छी खासी जॉब है, स्टैटिस्टिकल प्रोग्रामर, क्लिनिकल साइंस प्रोग्रामर। वहाँ पे भी काफ़ी तगड़ा है इसका। आप चाहो तो ये चीज़ इंटरनेट पे जाके सर्च कर सकते हो। मुझे इस रोल की अच्छी चीज़ क्या लगी, अगर मुझसे पूछोगे तो इसका कॉम्बिनेशन कि SAS जो टूल है काइंड ऑफ डेटा एनालिसिस टूल है, दूसरा ये रोल क्लिनिकल इंडस्ट्री में, तो क्लिनिकल रिसर्च इंडस्ट्री एक सेफ इंडस्ट्री मानी जाती है, ड्रग रिलेटेड, ड्रग के ऊपर रिसर्च होती है, और डेटा एनालिसिस का नॉलेज लाइक सॉफ्टवेयर का नॉलेज, तो उन दोनों का कॉम्बिनेशन काफ़ी अच्छा होता है। तो लॉन्ग टाइम में जिसको ये डाउट रहता है ना कि सर सॉफ्टवेयर अपग्रेड ये सारी चीज़ें, आप इतना बहुत ज़्यादा सोच रहे हो, बहुत लोगों का ये भी क्वेश्चन होता है कि सर सॉफ्टवेयर चेंज हो गया तो क्या। तो इस लॉन्ग टाइम में मैं यही बोलता हूँ कि एक बार एक सॉफ्टवेयर पे काम कर लिया ना तो आपको घबराने की जरूरत नहीं पड़ती, आपको सारे सॉफ्टवेयर स्मूथ लगने लगते हैं, चाहे आप कोई भी सॉफ्टवेयर हो जाए। और जैसे जैसे आप सीनियर होते जाते हो, आप ऊपर की पोजीशन पे चले जाओगे, तो फिर आपका काम टीम मैनेज करने का होता है, आप हमेशा ही सॉफ्टवेयर नहीं चलाते रहते हैं। बट हाँ, आपको नॉलेज होना चाहिए अप टू सर्टेन लेवल, बट आप फिर खुद नहीं काम करते, आपके पास टीम होती है, फिर वो टीम हैंडल करती रहती है, ठीक है। क्योंकि हर काम फ्रेशर से लेके एक्सपीरियंस तक आप वही काम करोगे तो बाकी ये काम कौन करेगा। जैसे जैसे आप सीनियर होते जाते हो, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज चेंज होती जाती हैं। पहले आप खुद को सक्षम बनाते हो, फिर एक टीम को सक्षम बनाते हो, फिर कंपनी को सक्षम बनाते हो, लेवल अप करते हो, ठीक है। तो गाइज ये था इस वीडियो में, और मैंने काफ़ी वीडियोस बनाई हैं SAS के ऊपर। मेरे खुद के स्टूडेंट्स हैं, मतलब खुद के स्टूडेंट यानी मैंने काफ़ी स्टूडेंट को पढ़ाया है, तो कुछ स्टूडेंट की मैंने वीडियो भी डाली है, जिससे आपको देख के काफ़ी गाइडेंस मिलेगा। उन वीडियोज़ को जाके चेक कर सकते हो, माई स्टूडेंट करके एक प्ले लिस्ट होगी। सेकेंड चीज़, इसका सर्टिफिकेशन होता है ग्लोबल, उसका भी मैंने एक रोड मैप बनाया है, ठीक है, वो भी वीडियो जाके चेक कर सकते हो। एंड काफ़ी वीडियोज़ बनाए हैं मैंने इस सॉफ्टवेयर के ऊपर, और कोई भी डाउट हो, क्वेश्चन हो इस सॉफ्टवेयर के रिगार्डिंग या ट्रेनिंग के रिगार्डिंग, तो यू कैन कनेक्ट टू मी। देखो इंस्टाग्राम पे मुझे काफ़ी लोग पिंग करते हैं, बट दैट इज़ नॉट अ प्रॉपर वे गाइस। मैं इंस्टाग्राम पे कंफ्यूज हो जाता हूँ। मुझे रिसेंट वीडियो में किसी ने कमेंट किया था कि मैंने आपको पिंग किया, आपका रिप्लाई नहीं है। आप इंस्टाग्राम में बहुत सारे पिंग होते हैं, नाम भी पता नहीं चलता क्या चीज़ है। तो एक प्रॉपर ऑप्शन है 1-to-1 काउंसलिंग, ओके, चैनल के अबाउट सेक्शन में, और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, नहीं तो चैनल के अबाउट सेक्शन में मिल जाएगा। वहाँ पे जाके आप स्लॉट बुक कर सकते हो एक डेट और टाइम को, उस टाइम पे हम कम्युनिकेट करेंगे, ओके, वीडियो कॉल के थ्रू या कॉल के थ्रू, एक प्रॉपर कम्युनिकेशन होगा। तो गाइज अभी के लिए इतना ही, और कोई डाउट या क्वेश्चन हो तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।